कल शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास सिग्नल में एक कार आकर रुकती है और उसमें अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि आसपास जो भी वाहन होते हैं उन सारे वाहनों में आग लग जाती है और आग इतनी भीषण होती है कि 10 से ज्यादा लोग भाई जलकर मर जाते हैं और वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब आप लोग एक बात ये सोचिए, अगर कोई कार आ रही है और वो रुकती है और उसमें ब्लास्ट होता है तो क्या कोई नॉर्मल ब्लास्ट में इतनी ज्यादा हानि हो सकती है? शुरुआती जांच में ये पता है कि जिस कार के अंदर ब्लास्ट हुआ तो वो Hyundai i20 थी और वो कार बहुत धीमी गति से आ रही थी और जैसे सिग्नल पर आकर रुकी वैसे उसमें ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने आसपास के बड़े इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही एनआईए इसकी जांच कर रही है कि आखिर इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया। अपन ये बात भी सोच सकते हैं कि कार में कोई प्रॉब्लम जिस कारण से इंजन में ब्लास्ट हो गया, इंजन में ब्लास्ट होने के कारण जो फ्यूल टैंक था उसमें भी आग लग गई और इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। बट सोचने वाली बात यह कि भाई ब्लास्ट इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि भाई 800 मीटर दूर कोई दुकान का मालिक आकर ये बताता है कि जब ब्लास्ट हुआ तो हमें ऐसा फील हुआ मानो कोई भूकंप आ गया हो और हमारी पूरी बिल्डिंग हिल गई। आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, हालांकि शुरुआती जांच में यह भी बताया गया कि जहां पास ब्लास्ट हुआ है वहां कुछ आरडीएक्स जैसे या फिर कोई ब्लास्ट करने वाली चीज जैसा कोई पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी एनआईए इसकी जांच इसलिए कर रही है क्योंकि सबसे मेन बात यह भाई, देश की राजधानी में अगर हमला होता है या फिर कुछ भी ऐसी बड़ी चीज होती है तो ये पूरी दुनिया भर की बड़ी न्यूज बन जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लाल किला जैसे एरिया में जहां शाम को प्रतिदिन 2 से 3 लाख लोग आते ही आते हैं, तो ऐसे इलाके में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो इसकी जांच करनी बिल्कुल बनती है। हादसा होने के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह भी उस जगह पे पहुंचे और उस चीज का निरीक्षण किया और उसके बाद जांच के आदेश दे दिए। और मुख्य बात यह है भाई कि जब ये ब्लास्ट हमारे देश में हुआ है इसके तुरंत बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट हो गया। राजस्थान से लगी जो भी बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान की, वहां पास जो उनकी एयर फोर्स है वो वहां पास भाई घूम रही है, फिर रही है। और एक बहुत बड़ी मीटिंग भी की गई थी पाकिस्तान प्रधानमंत्री की और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ। तो यहाँ पास कुछ ना कुछ हमको ये लग रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये चीज करवाई गई तो शायद इसलिए पाकिस्तान डर में है, या फिर पाकिस्तान इसलिए भी डर में है क्योंकि भाई उनको ये लग रहा है कि अगर भारत के ऊपर कोई हमला होता है या फिर कुछ भी ऐसी गतिविधि होती है तो भारत का जो शक हो पूरी तरह से पाकिस्तान पे ही आएगा। और सच बता रहा होगा, इस बार ये पाकिस्तान ने ही किया। अगर इसमें कुछ पाकिस्तान का लिंक निकलता है तो ये मतलब गारंटी वाली बात है भाई कि इस बार की पाकिस्तान की मतलब मर के रहेगा। इस बार अमेरिका बार कुछ नहीं उखाड़ लेगा। कल सुबह भी अपने देश में एक बहुत बड़ी चीज हुई थी जो नोटिस करने लायक है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने दोनों ने मिलकर हरियाणा में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा था। कुछ ऐसे ही और भी विस्फोटक सामग्री मिली जो कम से कम 2900 किलोग्राम की थी। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। और साथ में कुछ AK-47 बंदूक मिली, कुछ चाइना की बंदूक भी मिली। और ये सारी चीजें पता है किसी आम व्यक्ति के यहाँ नहीं मिली है, ये भाई मिली एक प्रोफेसर के यहाँ जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। इसी बात को लेकर एनआईए जो जांच कर रही, जो दिल्ली में कल विस्फोट हुआ उसको भाई ये जो पूरी जो लिंक है ये यहीं पास से निकल के आ रही है, ऐसी जांच की जा रही है। और ये पूरा शक हो रहा है भाई कि जो हमला हुआ या फिर जो भी विस्फोट हुआ है ये एक तरह से भाई वही है जो आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि एक टेररिस्ट अटैक ही हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात यही है यार, मतलब कोई कार में इतनी बुरी आग भी नहीं लग सकती है भाई कि लोगों की गर्दनें कट जाए, लोगों के हाथ ही कट जाए। सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को। जिस i20 कार में विस्फोट हुआ था वो हरियाणा रजिस्टर्ड कार थी और जब उसके नंबर प्लेट उसके मालिक का पता किया गया तो उस व्यक्ति का नाम था सलमान। और सलमान को जब अरेस्ट किया गया तो उसने बताया कि मैंने किसी देवेंद्र नाम के व्यक्ति को कार बेच दी है। और जब देवेंद्र से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि भाई मैंने पुलवामा में रहने वाले तारिक नाम के व्यक्ति को एक कार बेच दी थी। अब भाई जब पुलिस तारिक के पास पहुंची तो तारिक वहां नहीं मिला, यानी कि अब तारिक पुलिस की खोजबीन कर रही है। तो अभी आप लोग इस बात को थोड़ा समझ सकते हैं कि इसका जो लिंक है वो सीधा सीधा पुलवामा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ भाई जो सुबह विस्फोटक सामग्रियां पकड़ी गई थी वो भी एक मुसलमान के पास से पकड़ी गई है जो उसके किराए वाले घर में थे और उसके कार से बरामद की गई थी सारी चीजें। और जिस कार में ब्लास्ट हुआ है और उस कार का जो मालिक है वो भी एक मुसलमान ही जिसका नाम तारिक है और वो बंदा गायब हो चुका है, यानी कि अब तक वो मिला ही नहीं है। अब भाई जब उसको अरेस्ट किया जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये माहौल क्या है। लेकिन एनआईए जो जांच करी उसमें साफ तौर पर ये साफ समझ में आ रहा है भाई कि ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप लोग ये सोचिए कि ये आखिर सारी चीजें कैसे हो रही हैं। अभी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे भारत में पदयात्रा कर रहे हैं हिंदुओं को जोड़ने के लिए ताकि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। एक बात और भी है कि बिहार का भी चुनाव चल रहे हैं और आज दूसरे चरण की यानी कि आज फाइनल वोटिंग भी हो रही है बिहार के अंदर। तो ये काफी अजीब बातें हैं कि आखिर अभी ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। मतलब इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल चीजें या फिर सच में कोई हमला ही किया गया है। भाई देखो हम इसके बारे में कोई कट टू कट बात नहीं कर सकते, यानी हम लोग कोई फाइनल वर्डिक्ट पे नहीं आ सकते क्योंकि अभी एनआईए इसकी जांच कर रही है। देन उसके बाद गवर्नमेंट को ये सारी चीजें सौंपी जाएंगी, उसके बाद ही हमको पता चलेगा आखिर भाई क्या हुआ है। लेकिन सच में अगर ये कोई बहुत बड़ा हमला किया गया किसी अन्य देश के द्वारा तो आप लोग ये मान के चलिए भाई कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति ने आके नहीं किया है, ये हमारे देश के लोगों ने ही किया है, जो इनको हम लोग भाईजान भाईजान करते हुए फिरते रहते हैं ना। तो जरा अपने आसपास भी लोगों को देखिए भाई, जो ज्यादा मीठी मीठी बातें करें वो ज्यादा कड़वा व्यक्ति होता है।